नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर घटना पर भाजपा का हल्ला बोल, राज्यपाल से मिलकर की सख्त कार्रवाई की मांग। पहली बारिश में ही डूबा धनबाद स्टेशन का दक्षिणी छोर, जल जमाव की पुरानी समस्या बरकरार। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 110 सुरक्षा कर्मियों का आर पार का संघर्ष, बहाली की मांग पर शुरू हुआ भूख हड़ताल। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, 17 जुलाई को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। श्रीलंका की जेल में खूनी संघर्ष, 25 की मौत, 100 से अधिक घायल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि जमशेदपुर में हुई हालिया घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। साफ तौर पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि जमशेदपुर की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जमशेदपुर की घटना अत्यंत गंभीर है और इसमें शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप भी सुने क्या कुछ कहना है भाजपा नेताओं का। जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में 2 युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक अभी इलाजरत है, जीवन और मौत से जूझ रहा है। वो कलकत्ता में भर्ती है और हम सबों को ये आश्चर्य है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया गया और एक बच्चे को घसीट करके जमीन में पटक करके पुलिस के सामने उस जुआ बच्चे की हत्या करने का काम किया गया। विश्वास के साथ मृतक हिमांशु के पिताजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और हम सभी लोग मिले, यह उम्मीद के साथ कि मृतक हिमांशु के न्याय मिले। जो पुलिस अधिकारी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनके समक्ष यह घटना हुआ, उनको बराबर का दोषी करार देते हुए एफआईआर लॉन्च हो, जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने केवल एसएसपी को वहां से हटाने का काम किया, बावजूद अभी तक पुलिस पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। पिछले 4 महीने में जमशेदपुर में 1300 से ऊपर चापड़ की घटनाएं हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं जमशेदपुर में क्या हो रहा है। आज आप पेपर में पढ़ा होगा कि चापड़ के दुकानदारों पर पुलिस ने रोक लगाई। 1300 घटना घटने के बाद चापड़ के दुकानदार को आज पुलिस खोज रही है। कब? जब भाजपा ने भी सवाल उठाया तब। क्या हो रहा है इस झारखंड प्रदेश में? इसलिए आज पूरे परिवार मृतक के और बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी का मांग किया है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का। जब बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप भाजपा नेताओं को सुन पा रहे थे। लगातार इस मामले में सरकार घिरती जा रही है और इसी बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा है और राज्यपाल को मामले में कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की
बात की गई है, संज्ञान लेने को लेकर उन्हें ऑफिशियली कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपा गया है। तो साफ तौर पर सरकार घिरते जा रही है और लगातार जो ये मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में सीधे राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं क्या कहिएगा। एक तरफ जहां जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर भाजपा लगातार हमलावर थी सरकार से, इसी बीच वो फिर राज्यपाल के चौखट पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, राज्यपाल के चौखट पर बीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंचा है और जो प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य साहू, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी के जो कई बड़े लीडर हैं वो आज लोक भवन पहुंचे। वहां पर राज्यपाल से मुलाकात किया है, एक ज्ञापन सौंपा गया है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। जिस तरह से घटना घटी और उसके बाद से ये जो मामला है अभी ठंडा होता हुआ दिख नहीं रहा है, लगातार इस पर राजनीति हो रही है, वो बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इस बीच जो है आज के दिन बीजेपी का एक डेलीगेशन लोक भवन में जाके राज्यपाल से मुलाकात करता है, ज्ञापन सौंपता है और उचित कार्रवाई की मांग करता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभिनव उचित कार्रवाई की मांग करता है और ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अगर हम बात करें अभिनव, तो भाजपा की तो बात हमें समझ में आती है, विपक्ष में बैठा है, ऐसे में सरकार को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बीते दिनों में बात करें तो जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर, उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और डीजीपी पर बड़े सवाल किए नजर आ रहे थे। वो ऐसे में क्या लगता है कि अब जो ये राजनीतिक बयानबाजी है किस ओर जा रहा है? देखिए, मुद्दा बड़ा है, चूंकि जिस तरह से घटना घटी, जब पीसीआर वैन से जो खबरें चली, जिस तरह से कि वैन से निकालकर हिमांशु सिंह की हत्या की गई और उसके बाद से ये जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता हुआ दिखने लगा। और देखिए, बड़ा मुद्दा है तो जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी देखने को मिलेगी और राजनीति भी खूब होती हुई दिख भी रही है। और देखिए कि बीजेपी लगातार जो है पिछले दिनों जमशेदपुर बंद का आह्वान भी किया गया था, लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये इश्यू मिला हुआ है और उस इश्यू को लेकर लगातार जो है वो बीजेपी इसे लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। और आज लोक भवन में भी जाकर जो है राज्यपाल को सारी बातों से अवगत कराया है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, तो ये मामला कहीं ना कहीं अब तो तूल पकड़ता हुआ दिख ही रहा है, लगातार खूब बयानबाजी भी हो रही है। इधर अगर राधाकृष्ण किशोर की बात करें तो उनका कहना है कि जिस तरह से पीसीआर वैन से निकालकर हिमांशु सिंह की हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो रही हैं। तो बयानबाजी तो खूब देखने को मिल ही रहा है। अब देखिए इस पर आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी अभिनव कि किस तरह से कार्रवाई होती है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जमशेदपुर में हुए हत्याकांड मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक जो मामला है वो तुल पकड़ता जा रहा है और लगातार सरकार जो है घिरती नजर आ रही है। इसी बीच कहीं ना कहीं भाजपा अब राज्यपाल के चौखट पर पहुंच चुकी है और ज्ञापन सौंप कर कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग कर रही है। ये तो बात रही राजधानी रांची की, लेकिन रुख करेंगे अब धनबाद की ओर। बता दें कि मानसून की पहली जोरदार बारिश ने एक बार फिर धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। दरअसल वर्षों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे इस इलाके में बारिश के बाद सड़क और आसपास का परिसर पानी में डूब गया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी स्थायी समाधान नहीं होने से रेलवे और संबंधित विभागों की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, वर्षों से हर मानसून में यह स्थिति बनती है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। बरसात शुरू होते ही स्टेशन का दक्षिणी इलाका तालाब जैसा नजर आता है, जिससे आम लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं स्थिति को देखते हुए जल निकासी के लिए पंप लगाया गया है, जिसके माध्यम से जमा पानी को निकालने का प्रयास किया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि यह केवल अस्थायी राहत है। जब तक प्रभावी जल निकासी व्यवस्था और स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक हर बारिश में यही हाल बना रहेगा। आप भी सुने क्या कुछ कहना है लोगों का। मतलब राशन सुन लेने के लिए जाते हैं तो दिक्कत होता है। अब इतना पैंट मोड़िएगा तो आप घुसिएगा, नहीं मोड़िएगा तो नहीं घुस सकते। कितने साल से देख रहे हैं ये समस्या? अभी बहुत साल से हम देख रहे हैं, जब तक से हम देख रहे हैं तब जब भी है ना पानी पड़ता है तो ही जाम होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जाम नहीं होता है, हमेशा का वही ड्रामा है। अब एक साल 2 साल 3 साल क्या बतला दे आपको हम।
अधिकारियों से क्या गुजारिश करेंगे आप, क्या मांगना चाहेंगे? अधिकारियों से यही गुजारिश करना चाहते हैं हम अपने तरफ से कि आप हमेशा है ना, मतलब पानी नहीं घुसना चाहिए, ठीक ना। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि IIT ISM में लंबे समय तक सुरक्षा सेवाएं देने वाले 110 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। दरअसल भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मियों ने उप मुख्य श्रम आयुक्त के केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या उचित प्रक्रिया के नौकरी से हटा दिया गया। उनका आरोप है कि हटाए गए कर्मचारियों में कई ऐसे सुरक्षा गार्ड शामिल हैं जिन्होंने IIT ISM में 20 से 25 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। पिछले 14 महीनों से बेरोजगार रहने के कारण उनके परिवार में आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरत पूरी करना भी मुश्किल हो गया। साफ तौर पर आंदोलन कर रहे कर्मियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सुनियोजित तरीके से सेवा से बाहर निकाला गया। उनका कहना है कि कर्मचारी संघ से जुड़े सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर हटाया गया, जबकि अन्य कई सुरक्षा गार्ड अब भी संस्थान में कार्यरत है। इससे श्रमिकों के साथ अन्याय बताते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच और तत्काल बहाली की मांग की है। साफ तौर पर सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगा। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। मैं 20 साल से काम करते आ रहा हूँ। जब हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाए, हम लोग का PF में मैंने गड़बड़ी किया गया, वेजेज कम दिया गया, वर्दी के पैसा हम लोग से लिया गया, उसका हम लोग विरोध किए तो हम लोग को नौकरी से हटा दिया गया। उसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग धरना पर आज माने भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। आज का ये सांकेतिक भूख हड़ताल IIT से हटाए गए 110 मजदूरों का, सुरक्षा गार्डों के पुनर्बहाली के लिए और IIT का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए किया गया है। उप मुख्य श्रम आयुक्त के यहाँ हमारी कितनी ID चलने के बाद भी हमारे सुरक्षा गार्डों को पिछले 14 महीने पहले हटा दिया गया। हमने बहुत गुहार लगाई इनके पास, बहुत सारे ये किए, IIT के डायरेक्टर से भी गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। काफी लड़ाई लड़ने के बाद इन लोगों ने ये पाया कि IIT का रजिस्ट्रेशन जो है ठेका श्रम वाला वो गलत है। अनुचित श्रम व्यवहार में भी ये लोग दोषी पाए हैं, तो दोषी पाए तो कार्रवाई करें। अब ये कार्रवाई के नाम पर 6 महीना से खेल रहे हैं। जो हमने परमिशन के लिए दिल्ली भेजा है, दिल्ली में कोई सुन नहीं रहा है। हम यहाँ आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन रद्द होगी, दिल्ली भेजे हैं, दिल्ली परमिशन कराएंगे। अरे भाई, दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, आप लोग के चक्कर में IIT के मजदूर क्यों भुगते? ये लोग 20-25 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं। सबके बच्चे जवान हो गए, किसी की बेटी शादी जोगे हो गई, किसी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे देश में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलखंड पर संचालित होगी और रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की नई शुरुआत मानी जा रही है। साफ तौर पर मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित इस ट्रेन का डिजाइन लखनऊ स्थित रिसर्च डिजाइन एंड स्टर्न्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने तैयार किया है। हाइड्रोजन फ्यूल से तकनीक से संचालित यह ट्रेन शुरुआती चरण में ट्रायल के दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेलवे के अनुसार भविष्य में इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाई जा सकती है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक सफर करने में सक्षम होगी। इसमें 1200 किलोवाट क्षमता की 2 ड्राइविंग पावर यूनिट, 8 यात्री कोच, हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर, फ्यूल सेल सिस्टम, बैटरी और अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। करीब करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस ट्रेन में लगभग 250 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। जिंद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन करीब 1 घंटे में पूरे करेगी, जबकि वर्तमान में DMU ट्रेन को यही दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम किराया 25 रुपये प्रस्तावित किया गया है।
रुक करेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय जगत का। आपको बता दें कि श्रीलंका की एक जेल में कैदियों के दो गुटों में के बीच हुए हिंसक झड़प ने भीषण रूप ले लिया। दरअसल इस घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हिंसा राजधानी कोलंबो से करीब 35 किलोमीटर दूर नेग्मो स्थित जेल में हुई, जहां रविवार से शुरू हुआ विवाद सोमवार तक जारी रहा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार झड़प की शुरुआत दो कैदी गुटों के बीच विवाद से शुरू हुई, जो देखते ही देखते पूरी जेल परिसर में फैल गई। हालात बिगड़ने पर जेल प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन हिंसा और तेज हो गई। इस दौरान कुछ कैदियों ने भागने की भी कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। साफ तौर पर घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और सेना के जवानों को जेल परिसर में तैनात किया गया है। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सरकार के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है और हिंसा के कारणों की विस्तार से जांच के आदेश दिए गए हैं। शुरुआती आशंका है कि घटना के पीछे जेल के भीतर सक्रिय प्रतिद्वंदी अपराधी गिरोह की रंजिश हो सकती है। बात करेंगे हम मौसम की। दरअसल राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने झारखंड के 15 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्य से भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। निचले इलाकों की बात करें तो यहाँ जल जमाव की स्थिति बनने की आशंका है, जबकि नदी नालों के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने, खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। किसानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए खेती से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब बात करेंगे मुंबई की। आपको बता दें कि मुंबई समेत ठाणे और पालघर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इसी बीच भारत मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। साफ तौर पर तेज बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सड़कों की बात करें तो पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर लोकल परिवहन सेवाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर मुंबई, ठाणे और पालघर के कई इलाकों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं, ताकि जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रूप से एक्टिव किया जा सके। इसके अलावा बता दें कि पंपिंग स्टेशनों को भी सक्रिय रहने के आदेश दिए गए हैं और साफ तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक और भी तेज वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में समुद्री लहरों से बचाव को लेकर भी विशेष तौर पर अपील जारी की जा रही है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।